नमस्कार किसान भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाई बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि से संबंधित वो सभी जानकारियां, एक्सपर्ट के सुझाव जो आपके लिए लाभदायक हों और जिनको अपनाकर आप अपनी आय को दोगुना कर सकें। तो किसान भाई बहनों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है कृषि उत्पादों में वैकल्पिक खाद्य उर्वरकों का प्रयोग, और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जी.पी. तिवारी जी। आप मुख्य प्रबंधक हैं इफ्को लखनऊ इकाई के। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो वैकल्पिक हमारे खाद्य उर्वरक हैं ये किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहनों के लिए उपयोगी हैं और आज इसके इस्तेमाल की जाते क्यों आवश्यकता पड़ रही है, इसके बारे में बताएं। हमारी जो धरती है वो बहुत ही सुंदर है, ये बहुत सुंदर ग्रह है, और ख़ासकर हमारी जो भारत देश की धरती है वो बहुत ही सुंदर है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ गर्मी ही होती है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ सर्दी ही होती है। हमारा ऐसा देश है जहाँ पर बारिश भी हो रही है, गर्मी भी पड़ रही है और सर्दी भी पड़ रही है। तो इसी हिसाब से हमारी 3 ऋतुएं निर्धारित की गई हैं, और इन 3 ऋतुओं के आधार पे हमारी धरती से हमारे जो किसान भाई, हमारे अन्नदाता हैं, ये अपना कृषि उत्पादन का काम कर रहे हैं। एक दौर था सन 60-62 का, जब भुखमरी होती थी। उस दौर में हमारे लाखों लोग भुखमरी की वजह से मर गए, लेकिन आज हमारा देश अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। आज हम अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं, हम अपनी खेतीबाड़ी को अच्छे ढंग से संचालित कर रहे हैं। लेकिन हरित क्रांति के बाद उर्वरक के उपयोग से, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से, जिसको हम धरती माँ कह रहे हैं, ये धीरे धीरे प्रदूषित हो रही है, और इसमें तरह तरह के विषाक्त पदार्थ पाए जा रहे हैं, जिससे हमारी धरती भी प्रदूषित हो रही है, वायु भी प्रदूषित हो रही है और जल भी प्रदूषित हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि जब हमारा धरती प्रदूषित होगी तो हमारा पानी भी प्रदूषित हो रहा है, हमारे जानवर भी प्रदूषित अस्वस्थ होंगे, हम भी अस्वस्थ होंगे। कौन चाहेगा कि हमारे परिवार में कोई अस्वस्थ हो? लेकिन हम जो खाएंगे वही तो पाएंगे, और जो बोएंगे वही तो काटेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के देश ने बहुत तरक्की करी है रासायनिक उर्वरकों के क्षेत्र में, और किसानों के बहुत जी तोड़ मेहनत के बाद देश में अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हुई है। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि हम रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पे जो निर्भरता है उसको थोड़ा कम करें। हम हर तरह के क्षेत्रों में तकनीकियों का, नई नई तकनीकियों का आविष्कार हुआ है, और भारत जैसे देश में इफ्को ने वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए बहुत सार्थक पहल किए हैं, और हमारे बीच में बहुत सारे वैकल्पिक उर्वरक आए हुए हैं जिनका हमें प्रयोग करने की आज किसान भाइयों को बताने की ज़रूरत है। और उसी को बताने के लिए मैं अपने किसान भाइयों से चाहता हूं कि सबको जानकारी दूं। आज देखें तो हमारे भारतवर्ष में लगभग 3.5 करोड़ टन यूरिया का खपत होता है, और ये जो यूरिया हम डाल रहे हैं इसको बहुत वैज्ञानिक तरीके से भी डालने पे हमारा केवल उपयोग 40% है। यानी कहने का आशय ये है कि 60% जिसका पैसा हमने दिया है वो हमारे विरुद्ध काम करता है, हमारी ही धरती को प्रदूषित करता है, हमारे वायु को प्रदूषित करता है, हमारे पानी को प्रदूषित करता है, और वही हम उसी पर्यावरण में रहते हैं तो हम भी अस्वस्थ हो रहे हैं। और विकल्प क्या है वो हमारे पास 2017 से प्रयास किए गए, और हमारे बीच में नैनो यूरिया 2021 में आया, और इसके बाद हमारे बीच में ये नैनो डीएपी का भी आविष्कार हुआ।
अब ये जो बॉटल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 1 बोरी यूरिया के बराबर है जी और ये 1 बोरी डीएपी के बराबर है। जी इस पे कोई किसी देश से हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। जी हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात की परिकल्पना करते हैं, हमारा देश आत्मनिर्भर हो, जी बिल्कुल। हमारी आत्मनिर्भर भारत हो, आत्मनिर्भर कृषि हो। जी और ये आत्मनिर्भरता कहाँ से आएगी? आज 3.5 करोड़ टन जो हम यूरिया खपत करते हैं, उसमें लगभग 2.5 करोड़ के आसपास तो हम अपने देश में उत्पादन करते हैं जी और 1 करोड़ टन यूरिया हमारी बाहर से मंगाते हैं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो वैकल्पिक खाद उर्वरक हैं, ये किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं और किस प्रकार से ये हमारे यहाँ खेती के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएं। ये जो उर्वरक हैं, हम इसको ये कहते हैं कि हमें एकदम उन खादों का उपयोग बंद नहीं करना है। रासायनिक उर्वरक ने हमारे देश में हरित क्रांति दी है, तो हमें उसके उपयोग को एकदम बंद नहीं करना है, लेकिन उसका उपयोग धीरे धीरे कम करें। जी यानी हम पहले 75% पे आवें, फिर उसके 50% पे आवें। अगर हमें पूर्णतः सफलता जो कि सिद्ध हो चुकी है, जी जैसे कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और देश भर की तमाम विश्वविद्यालयों से इन जो वैकल्पिक उर्वरक हैं, इनका शोध होकर के ये परिणाम प्रकाशित हो चुका है कि ये नैनो यूरिया, नैनो डीएपी सक्षम है जी प्रदूषण को भी कम करने में और हमारा उत्पादन भी बढ़ाने में और हमारी लागत भी कम करने में। जी यानी कि सर हम कह सकते हैं कि हमारे किसान जो हैं धीरे धीरे जो अपना जो हमारे रासायनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम करें और जो है मतलब वैकल्पिक पे आए, क्योंकि इसमें सर्टिफाइड भी हो गया है, हम इसको अतः शुद्ध मान सकते हैं कि ये पूरी तरह से कारगर है। जी जी, बहुत सही कह रहे हैं सर। और ये हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल अपनाना चाहिए। जो 1350 रुपये की डीएपी आप ले रहे हैं, हमारी कृषि लागत बढ़ रही है, ये 600 रुपये में है। ये वही डीएपी है जी, सिर्फ केवल प्रयोग विधि का जी और समय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कब डालना है, कैसे डालना है, कितना डालना है। जी अब जब मैं नैनो डीएपी की बात करता हूं, तो नैनो डीएपी का फसल का बुआई से जो भी बीज आपको बोना है, गेहूं है, धान है, उड़द है, मूंग है, सरसों है, अभी रबी में आपका गेहूं है, आलू है, सरसों है, तो जो बीज है उसमें क्या करना है कि 1 किलो बीज अगर आपको बोना है तो 5 ml यानी 5 किलो बीज पे 1 ढक्कन डीएपी, इसका तरल फॉर्म में है, उसको थोड़े पानी में मिलाया और उसको थोड़ा सा मिश्र रूप में उसके ऊपर उपचारित कर दें जी, ताकि उस पे पर्याप्त एक सम रूप से लग जाए और उसको आधे घंटे बाद हमें बुआई करनी है। लेकिन आलू है जी, तो आलू तो 10 क्विंटल मतलब बहुत लगाते हैं एरिया के हिसाब से, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जितनी आलू से हमारी उपचारित हो जाए यानी शोधित हो जाए उतना पानी ले लें और 1 लीटर पानी में 5 ml, यानी अगर एक टंकी में, एक 15 लीटर की टंकी में अगर हम इसको 60 ml यानी 2.5 ढक्कन हमने डाल लिया और 2.5 ढक्कन डालने के बाद पानी में मिला के और उसी स्प्रे पंप से जो टंकी है उसी से हम अपनी आलू को उपचारित कर लें और उसको आधे घंटे बाद हम आलू को बो दें जी। तो कुल मिला करके प्रयोग विधि में यह है कि हमें इससे सबसे पहले बीज उपचार करना है जी, क्योंकि इसमें जो डीएपी है, फास्फोरस है, वो शुरू की अवस्था में ही हमारे जो डीएपी है वो वेसल में डाला जाता है, नीचे डाला जाता है, तो बीज उपचारित हो जाए जी, और इसके बाद जब अंकुरण हो गया तो अंकुरण के 30 दिन बाद एक बार इसका उसी हिसाब से 1.5 ढक्कन एक टंकी में डाल करके उसका छिड़काव करना है जी। और नैनो यूरिया कोई भी फसल हो, सब्जी हो, खाद्यान्न की फसल हो, गन्ना हो, आलू हो, जब उसमें पूर्णतया वेजिटेशन हो यानी खूब पत्तियां हों तो एक टंकी में इसका 2.5 ढक्कन
यानी 2.5 ढक्कन जब मैं बोलता हूँ तो 1 ढक्कन में 25 ml हुआ, और 2.5 ढक्कन का मतलब लगभग 60-65 ml हो गया। तो 60-65 ml यानी 2.5 ढक्कन एक टंकी जो 15 लीटर की होती है उसमें डाल के वो मिला करके और उन पत्तियों पे स्प्रे करें जी। अब इसकी उपयोग क्षमता सिद्ध हो चुकी है कि 90% से ज़्यादा है, इफेक्टिव है ये 90% प्रभावी है जी। इससे कोई वेस्टेज नहीं है, इससे कोई पर्यावरण को क्षति नहीं है जी। और चूंकि ये ऊपर पड़ेगा, पत्तियों पे पड़ेगा, तो नीचे से जो खरपतवार भी पैदा होते हैं वो सब पोषण नहीं पाने के अभाव में वो सब खरपतवार भी कम होंगे, रोग कम लगेगा। तो कुल मिलाकर के हमारी फसल बहुत ही उत्पादन के लिए बहुत ही इफेक्टिव प्रभावी होगी। जी। जानना चाहेंगे कि इसका आर्थिक पहलू भी है कि जो हमारी लागत आता है रसायन में आती थी और जो हमारे वैकल्पिक खाद उर्वरक है उसमें दोनों में काफ़ी अंतर आएगा और हमारे किसान की जो लागत है, फसल की लागत है वो कम होगी, ताकि उसका जो लागत कम होगी तभी होता है उसका आय का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। तो उस प्रकार से किस लिए आता है लाभकारी है, इसके बारे में बताएं। जो हमारा DAP है वो 1350 का है जी। जो हमारा यूरिया है वो 266 रुपये का है। यहाँ दोनों की लागत कम है, ये नैनो यूरिया 225 का है और ये नैनो DAP 600 का है। तो एक तो लागत यही कम है जी। और अगर हम इसको और गंभीरता से सोचें तो वास्तविक लागत जो यूरिया की बोरी की है वो 2000 रुपये है जी। और जो DAP की है उसकी भी बोरी की कीमत 3500-4000 रुपये है जी। यानी जो बोरी हम खेत में डाल रहे हैं उसकी वास्तविक लागत वो है और इसका जो असर है वो हमारे देश के खजाने पे पड़ता है। जी। लगभग 2 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार को किसानों को अनुदान देना पड़ता है ताकि उनको ये 1350 रुपये में और 266 रुपये 50 पैसे में हम यूरिया उपलब्ध करावें। यही बगल के देश में देखें, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तो यूरिया 700-800 रुपया बोरी है, अमेरिका में यही बोरी 3000 की है। जी। तो कुल मिलाकर के देश के खजाने पे भी बड़ा असर पड़ता है। अगर हम इन विकल्पों पे जाते हैं तो हमारा ही खजाना बचेगा और भारत ही समृद्ध होगा और आप समृद्ध होंगे। यानी कि सर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे किसान भाई आता है वैकल्पिक खाद उर्वरक अपनाएं तो उनकी लागत भी कम आएगी, देश का जो एक बहुत बड़ा आता है पैसा जो आता है सब्सिडी के रूप में जो बाहर जा रहा है, हम विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बचेगा और हर लिहाज से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और इफेक्टिव है, पूरी तरह से आता है लैब में सर्टिफाइड है कि इसका जो है जो इस्तेमाल करने पे आता है रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। और हर तरह से कोई भी हमारा ये राजपत्र गजेटेड है जी। यानी फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर एक सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी फर्टिलाइज़र के लिए और ये हमारे देश में मार्च 21 से प्रचलन में है जी। और अब तक हमने बहुत सारा किसानों ने प्रयोग भी किया है जी। और बहुत शोध संस्थानों से ये प्रमाणित है, इसलिए किसी भी भ्रम या किसी उसकी आशंका नहीं है। सिर्फ ये है कि प्रयोग करने की बात है जी। और परिवर्तन हमेशा विकास का जननी होता है जी। और किसानों को धीरे धीरे अपने को परिवर्तित करने की ज़रूरत है जी। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जैव उर्वरक का भी इस्तेमाल करें। जी, बहुत बहुत सर शुक्रिया, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दूरदर्शन के दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी वैकल्पिक खाद उर्वरकों के संबंध में, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो भी जानकारी दी है वैकल्पिक खाद उर्वरकों के संबंध में, आप अपना रासायनिक खाद का जो उपयोग है धीरे धीरे कम करेंगे और वैकल्पिक खाद उर्वरक अपनाएंगे ताकि आपकी लागत कम हो और आपका फायदा बढ़े। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।